Good evening, all of you. Good afternoon. Yes. Good afternoon. स्टार्ट करें क्लास. अच्छा. क्लियर है ना सब कुछ. चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या समझा था. हमने सेल के बारे में समझ लिया था और सेल की जो हिस्ट्री है वो भी हमने समझ ली थी. इसके बाद बात आती है सेल थ्योरी की. सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये जो थ्योरी है ये सेल के बारे में डिस्क्राइब करती है कि सेल एक्चुअल में है क्या चीज. ओके. चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना सेल थ्योरी. सेल थ्योरी. सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो ये सेल थ्योरी दी थी दो साइंटिस्ट ने. एक तो थे जर्मन बॉटनिस्ट और एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और एक थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. ठीक है, श्वान और श्लीडेन. आप लोगों ने सुना ही होगा ये नाम. अच्छा, श्वान नेम हम लोगों ने इससे पहले भी एक जगह पर पढ़ रखा है. कहाँ पर पढ़ा था. नो डाटा. वेट वेट वेट. अच्छा, मेरे को एक बार कनेक्शन बताओ किस तरह का जा रहा है. मतलब क्लियर है ना सारी चीजें. तो कनेक्शन एक्सीलेंट बता रहा है. चलो ठीक है. ओके ओके. देखिए, दो साइंटिस्ट. एक हैं एमजे श्लीडेन. ये एमजे श्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे. ओके. और एक हैं थियोडर श्वान. थियोडर श्वान. ये जो थियोडर श्वान हैं या थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. अब जूलॉजिस्ट हैं तो ऑब्वियसली एनिमल्स के ऊपर स्टडी करेंगे और बॉटनिस्ट हैं तो मतलब प्लांट्स के ऊपर स्टडी करेंगे. तो जो एमजे श्लीडेन है इन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी की और इन्होंने ये समझा कि जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स की बॉडी बनी हुई है सेल से और काफी सारे सेल्स को मिला के फिर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, प्लांट्स की बॉडी बनी हुई है सेल से और
सेल्स को मिलाकर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में। वहीं पर अगर जूलॉजिस्ट की हम बात करते हैं, थियोडर श्वान की अगर हम बात करते हैं, जूलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए कि जो सेल है, हर एनिमल की बॉडी किसी ना किसी छोटी यूनिट से बनी हुई है और उस छोटी यूनिट को सेल ही बोला जाता है मतलब वो सेल है। इसके साथ इन्होंने एक दो पॉइंट्स और दिए, जैसे कि इनका ये भी कहना था कि ये जो सेल होता है ना, इस सेल के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसको आज के समय पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उस थिन मेम्ब्रेन के बारे में थियोडर श्वान ने बताया था। और ऐसे करके एक सिंपल पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल पॉइंट थियोडर श्वान ने दिया था। वो पॉइंट क्या था कि एनिमल्स और प्लांट्स मतलब सभी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, श्वान ने ये टर्म प्रपोज किया, मतलब ये स्टेटमेंट प्रपोज किया था कि एनिमल हो या प्लांट हो, सभी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से। सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं, सेल या उसके प्रोडक्ट से। अब देखो थियोडर एमजे श्लीडेन की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने ये बात कही थी 1838 में, और श्वान ने ये बात कही थी 1839 में। लेकिन अगर आपसे सेल थ्योरी पूछा जाता है कि सेल थ्योरी कब आई या कब प्रपोज की गई, तो दोनों का अलग अलग ईयर है, 38 देन 39। ओके, लेकिन ये चीज याद रखें कि जब भी आपसे सेल थ्योरी पूछी जाती है तो आप यही ईयर देंगे, 38 वाला, यही आपका करेक्ट, दोनों की प्रेफरेंस में ये वाला पॉइंट आपका करेक्ट रहेगा। ओके, क्योंकि सेल थ्योरी की स्टार्टिंग तो हो गई थी। चलो तो लिखते हैं हम लोग। लिखिए, इन 1838 इन 1838 एमजे श्लीडेन, एमजे याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है, श्लीडेन एंड श्वान याद रहना चाहिए। एमजे श्लीडेन, ब्रैकेट में लिख देना जर्मन बॉटनिस्ट, ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंड थियोडर श्वान, एंड थियोडर श्वान, ब्रैकेट में लिख लेना ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रैकेट क्लोज करना। उसके बाद लिखना गेव द थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी, द थ्योरी called cell theory नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, सो लिखना मेन postulates of cell theory, main postulates of cell theory।
नंबर वन पॉइंट लिखना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, सेल is the basic structural unit of all living organism। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, सेल इज the smallest functional unit of life, smallest functional unit of life, या all living organism लिख लो। चलो, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ना लिख के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दिए, मतलब सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जितने भी ऑर्गेनिज्म है मतलब सभी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगी सेल। ओके, और हर ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होगी। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी आपको कितनी भी बड़ी दिख रही हो, कितनी भी छोटी दिख रही हो, लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर किसका होगा? बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म कौन है? सेल है। इसी तरीके से बॉडी जिस तरह का फंक्शन कर रही है, फंक्शन करवाने वाले ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम को काम करवाने वाले ऑर्गन है, ऑर्गन को टिश्यू काम करवाते हैं, और टिश्यू का काम सेल की वजह से है। मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिकली सेल जो है वो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है जो कि काम करती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन पता है, सेल थ्योरी के बाद एक क्वेश्चन आता है सभी के दिमाग में। वो क्वेश्चन क्या था? सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। क्या था वो क्वेश्चन? ध्यान से सुनो। देखो, यहां से ये तो समझ आता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी स्ट्रक्चर, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है सेल से। सेल को मिला के एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, मतलब काफी सारी सेल को मिला के टिश्यू, देन टिश्यू से ऑर्गन, और ये सीक्वेंस आप लोगों को पता ही है। इसी तरीके से काम भी, पूरी बॉडी जो काम कर रही है वो बेसिक लेवल पे सेल करता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई थी, लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि इस थ्योरी में ये पॉइंट भी होना चाहिए कि सेल कहाँ से आया, ये सेल चीज आई कहाँ से है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होने लग जाता है। साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो ये क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि यहाँ पर ये सेल थ्योरी जो आपने दी है, इसमें ये कहीं नहीं बताया गया कि सेल कहाँ से आया है। हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेल आया कहाँ से है, ये चीज तो समझा ही नहीं आपने सेल थ्योरी में। और ये चीज श्लीडन ने और श्वान ने बहुत सोची, लेकिन समझ भी नहीं आया उनके कि एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है सेल, सेल अराइज कहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये चीज जो है दिमाग में आई भी नहीं उनके, और सेल थ्योरी में ये वाला पॉइंट उन्होंने ऐड भी नहीं किया। लेकिन ये क्वेश्चन तो अराइज हो ही गया था, तो सभी साइंटिस्ट इस क्वेश्चन का आंसर जो है पता करने में लग गए कि ये सेल कहाँ से आया है। एट लास्ट रुडोल्फ वर्चाव जो थे, उन्होंने एक पॉइंट दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। ठीक है, एक टर्म दिया उन्होंने, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली का क्या मतलब है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है कि मतलब हर एक सेल, जिस भी सेल की आप बात कर रहे हैं, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। मतलब हर सेल डिवाइड होता है और अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होता है। किस तरह से समझते हैं? तो 1855 में ये पॉइंट आता है। तो नंबर थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, नंबर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सेल
cells divided and new cells are formed and new cells are formed new cells are formed from pre-existing cells from pre-existing cells इसी टर्म को बोला जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। एक मिनट रुको, ई सेल्यूली, ई हटा देना जब स्टार्टिंग में लगाइए, सेल्यूला ये टर्म है। और ये किसने दिया, इसके आगे लिख देना गिवन बाय रुडोल्फ वर्चाउ, ब्रैकेट में लिख देना ईयर था, कब दिया था इन्होंने ये स्टेटमेंट, ये दिया था इन्होंने 1855 में, 1855। ठीक है, देखो इस पॉइंट को समझते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, लेकिन सेल आया कहां से? तो रुडोल्फ वर्चाउ जो है 1855 में इस सेल के बारे में ये स्टेटमेंट प्रपोज करते हैं। और इनका कहना था कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं और नया सेल फॉर्म होता है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब जो उससे पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा ना उससे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम हर ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, ठीक है, तो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ वो? अपने पेरेंट्स से। जैसे कि हम हैं, हम अपने पेरेंट्स से आए हैं और हमारे पेरेंट्स कहाँ से आए? वो अपने पेरेंट्स से आए हैं। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई, सेम ऐसा ही यहाँ बोला गया कि देखो हर सेल डिवाइड करता रहता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेल ले लेती हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। और अब हुआ क्या, ये सेल एक मिनट, ये जो सेल है, ये सेल मैच्योरिटी गेन करने के बाद एक रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाएगा। और जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा, तो ये डिवीजन करेगा। और इस सेल से हो सकता है 2 सेल बन जाए, 4 सेल बन जाए, वो डिपेंड करता है किस तरीके का सेल है। सो यहाँ पर क्या हुआ, डिवीजन हुआ और मेरे को 2 सेल मिलेंगे। कितने सेल मिलेंगे? 2 सेल मिलेंगे, मान लेते हैं इस तरह से। तो ये जो 2 सेल हैं, ये 2 सेल्स कहाँ से आए हैं? ये न्यू सेल्स हैं। और ये कहाँ था? ये कैसा सेल था? येलो कलर का जो सेल आपको दिख रहा है, ये येलो वाला सेल ओल्ड सेल था, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल था, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। इस पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये वाले सेल भी मैच्योरिटी गेन करेंगे, ये वाले सेल्स भी मैच्योरिटी गेन करेंगे और आगे जाके ये भी डिवीजन कर लेंगे और हो सकता है इनसे भी 2 सेल्स बन जाए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इनसे भी 2 सेल्स बन जाए। तो कहने का मतलब सिंपल ये है मेरा कि हर सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होता है। किसी भी सेल की अगर हम बात करते हैं तो हर सेल कहाँ से आ रहा है? अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। आज के समय पे हमें ये बात बड़ी छोटी सी बात लग रही होगी कि इसमें क्या था, ये तो सबको ही पता है, लेकिन उस समय ये चीज पता नहीं थी विद प्रूफ। देखो, पता होने का मतलब ये है कि भाई प्रूफ चाहिए होता है, तो वो प्रूफ वाली चीज नहीं थी किसी के पास, ये कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हमें मिल जाते हैं। तो यहां पर येलो वाला जो सेल आपको दिख रहा है, ये ग्रैंड पेरेंट सेल हो गया, या फिर इसको पेरेंट सेल मान लो, ये मान लीजिए, इसको हम पेरेंट सेल मान लेते हैं।
तो पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, 2 डॉटर सेल बनते हैं। तो ये कौन है, ये 2 डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है, और ये जो हमें 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 कौन है, ये 4 ग्रैंड डॉटर सेल्स हैं, ग्रैंड डॉटर सेल्स। तो यही बात बताई रुडोल्फ वर्चोव ने कि हर सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, क्योंकि हर सेल जो है डिवीजन करता रहता है, डिवाइड करेगा तो न्यूली फॉर्म सेल्स बनाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, और यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दीजिए, बाकी इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, यहां तक नोट कीजिए, और कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, मैं अपनी इमेज हटा देती हूँ, है ना। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और सेल थ्योरी के आगे की कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। तो आई थिंक ये चीज जो है हम लोगों ने क्लियरली समझ ली है। इसके बाद बात आती है ओवरव्यू की। सेल के बारे में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कि अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, वो सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं ना, एक ओवरव्यू ले लेते हैं सेल का। सो हेडिंग डालना, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो सबसे पहले तो हम आते हैं लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल। किसी को पता है क्या लार्जेस्ट सेल? ह्यूमन बॉडी में नहीं, ऑन अर्थ। लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ की बात हो रही है, अर्थ पर लार्जेस्ट सेल। बताओ जरा, किसको पता है?
यस, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच बर्ड होती है, फ्लाइटलेस बर्ड होती है। इसका जो एग है वो सबसे बड़ा सेल है अर्थ पर, सबसे बड़ा सेल। और एक चीज और, इसके वेट की बात करें, वेट कितना आता है इसका, 1.5 kg, 1.5 किलो का, मतलब 1.5 किलो का एक सेल है ये। सोचो कितना बड़ा सेल होता है। दूसरी चीज, सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ या इन द वर्ल्ड, बताओ कौन है सबसे छोटा सेल? सबसे छोटा सेल कोई बताएगा? सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा का। देखो माइकोप्लाज्मा शायद आप लोगों को याद हो, और अगर नहीं है तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। माइकोप्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम है। हमने मुनेरा किंगडम में इसको पढ़ा था, किंगडम मुनेरा में। और ये ऐसा बैक्टीरियम था जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, लैक सेल वॉल या नो सेल वॉल, सेल वॉल होती नहीं है इनके पास। अकेले ऐसे बैक्टीरिया ही हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, नहीं तो सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। इसीलिए इनको सिंपलेस्ट बैक्टीरियम बोला जाता है, सिंपलेस्ट बैक्टीरियम बोला जाता है, सबसे सिंपल बैक्टीरियम बोला जाता है इनको। ठीक है, इनका एक और नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक मिनट, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट कर लेना, ऑर्गेनिज्म लिख देना। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा को ही बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं सबसे पहले प्लूरल फ्लूइड में से इनको निकाला गया था और निमोनिया कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल माने गए, इसीलिए इनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अच्छा, इनकी एक और इम्पोर्टेंस, ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, सर्वाइव, सर्वाइव मतलब इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो कोई इन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं होगी तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। O2 लिख दो, विदाउट ऑक्सीजन। तो कितनी सारी इंपॉर्टेंस है माइकोप्लाज्मा की, सोचो, मतलब कितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ये जनरल पॉइंट्स हैं। इसके बाद अच्छा, इनका वो भी लिख लीजिए, साइज कितना है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा का लगभग 10 माइक्रोमीटर का साइज रहता है, लगभग 10। ठीक है, बाकी एक मिनट रुको, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0.3 माइक्रोमीटर है लेंथ में, 0.3 लिखना इसका साइज, साइज लिखना है इसमें 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये तो बताओ, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है कुछ समय पहले ही, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी,
लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन, यस न्यूरॉन होगा इसका। न्यूरॉन या नर्व सेल हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है लगभग 1 मीटर, लगभग 1 मीटर की इसकी लेंथ मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग आरबीसी की। आरबीसी के बारे में हम लोग क्या समझेंगे? आरबीसी का साइज कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे सेल्स हैं, लेकिन आरबीसी जाने जाते हैं उनकी शेप के लिए। उनकी शेप बाकी सेल से अलग है, तो इसीलिए आप आरबीसीज के बारे में समझ लो। आरबीसीज के बारे में मैं शेप बताऊंगी आपको। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स मतलब ब्लड में जो लाल रंग के सेल पाए जाते हैं उनको रेड ब्लड सेल बोला जाता है, मतलब दीज आर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। और दूसरी चीज, इनके पास हीमोग्लोबिन होता है, जिस हीमोग्लोबिन की मदद से इनका कलर जो होता है रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, हीम प्रोटीन होती है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ रखी हैं। लेकिन अब हम चलते हैं आरबीसी की। आरबीसी का साइज देख लेते हैं कि इनका साइज कितना होता है। तो साइज लगभग हम कह सकते हैं 7 माइक्रोमीटर, अबाउट अबाउट 7 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। और शेप की बात करें तो शेप कैसी होती है? आरबीसी की शेप बाकी सारे सेल से अलग होती है, बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव या फिर आप डिस्क शेप भी बोल सकते हैं, डिस्क शेप। डिस्क शेप, ठीक है। बाकी लाइफ स्पैन वगैरह पता ही है आप लोगों को कि लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। ओके, ये सारी चीजें तो आप समझते ही हैं, मतलब सारी चीजें ये आपको पता है। तो आप ऐसा करो, अच्छा बाइकॉनकेव भी बता दो। बाइकॉनकेव मतलब ऊपर से ऐसे, जैसे कि डिस्क बीच में से अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, जैसे सॉसर होती है उस तरीके से, और ऐसे ही सेम नीचे से भी होगा, इस तरह से आएगा इसका सरफेस, है ना। तो आप दोनों सरफेस तो यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो दिस इज बाइकॉनकेव, ऊपर से भी अंदर की तरफ और नीचे से भी कॉनकेव सरफेस दोनों तरफ से होंगे, इसीलिए इसको बाइकॉनकेव बोल दिया जाता है। यहाँ से भी कॉनकेव और यहाँ से भी कॉनकेव, अंदर की तरफ होंगे सरफेस। ओके, चलिए इतना नोट कीजिए। और इसके बाद फिर हम समझते हैं सेल का स्ट्रक्चर।
चलिए, हो गया। ओके ओके। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल समझते हैं इन फॉर्म ऑफ चार्ट, चार्ट फॉर्म में। तो देखो, वैसे तो हम लोगों को दो तरीके के सेल पढ़ने हैं, लेकिन एक जनरल स्ट्रक्चर में आप लोगों को सेल का बता रही हूँ, जिसमें कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल सभी आ जाएंगे। ओके। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें सेल के चारों तरफ, सेल जो है उसके चारों तरफ हमें एक बाउंड्री मिलेगी। सेल के चारों तरफ एनवलप मिलेगा, ये कि ये कह सकते हो बाउंड्री मिलेगी, जिसमें सेल के अंदर की सारी चीजें भरी हुई होंगी। ठीक है, उसको हमने बोल दिया आउटर एनवलप, आउटर एनवलप। अब इस आउटर एनवलप की अगर हम बात करें तो ये एनवलप हो सकता है इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी हो। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो सेल है, उस सेल के अंदर का जितना भी फ्लूइड है, जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, वो सब कुछ एक एनवलप के अंदर फिल होंगी। मतलब एक एनवलप है, उसके अंदर भरी जा रही हैं सारी चीजें। तो वो जो एनवलप है वो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से बना हो सकता है सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी हो। तो ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सेल पे कि हम किस तरीके का सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको मिलने वाला है, सेल एनवलप के बाद आपको मिलेगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होती है? प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है ये यूज किया जाता है दो चीजों के लिए, एक तो साइटोप्लाज्म और साथ के साथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ साथ आप न्यूक्लियस को ऐड कर देना, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया जाता है। ओके। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में हमें मिलेंगी सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें मिलनी है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स के साथ साथ, ऑर्गेनेल्स के साथ साथ हम लोगों को एक मिनट रुको, सेल इंक्लूजन्स, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन, जैसे कि फूड वैक्यूल वगैरह जो है, जनरली अगर हम बात कर लेते हैं इनकी स्टोरेज प्रोडक्ट्स की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वो उनको इंक्लूड हम कर देते हैं ऑर्गेनेल्स में ही, लेकिन अलग ही हैं एक्चुअल में। सो पहले आप इतना ही नोट कीजिए।
ठीक है, चलो इतना आपने नोट कर लिया। तो हमने क्या क्या चीज समझी, हमने समझी एक आउटर एनवलप होगा, आउटर एनवलप को हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बोल दिया है। मतलब दो चीजें हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, सेल वॉल हो सकती है, या फिर अकेली सेल मेम्ब्रेन ही होगी। सेल मेम्ब्रेन तो कंपल्शन है, सभी सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल जो है ऑप्शनल रहती है सेल्स में। बाकी प्रोटोप्लाज्म में हमने क्या समझा, प्रोटोप्लाज्म में दो चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ भी आएगा वो सब इंक्लूड हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी आएगा वो सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जैसे कि मैंने कहा कि इनमें आपको सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगी। कौन कौन सी ऑर्गेनल्स मिलेंगी, देखो कुछ ऑर्गेनल्स तो ऐसी होंगी जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन है नहीं, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस। कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स होंगी जिनके चारों तरफ सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स है जिनके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन है, मतलब नो मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस, तीनों तरीके की ऑर्गेनल्स आपको मिलेंगी। अब हम इतने सारे वेरिएशन को एक सिंपल से छोटे से चार्ट में हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट लगेगा, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग की अभी चैप्टर की। इसीलिए मैं सारी ऑर्गेनल्स आपको यहीं पर लिखवा रही हूँ। सभी ऑर्गेनल्स हम लोग इसी में एक ही साथ लिखेंगे। कौन कौन सी ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स में क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने के साथ साथ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, और क्या रह जाता है, हम लोग वैक्यूल भी पढ़ेंगे, स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं ये। इसके साथ साथ इसी के आगे कंटिन्यू करना, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। वैक्यूल्स भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ माइक्रो बॉडीज भी पढ़ेंगे हम लोग, मतलब यहाँ लिखना आप, हम लोग सेंट्रियोल पढ़ेंगे, ठीक है, सेंट्रियोल भी पढ़ेंगे। और हमारे कोर्स में एक मिनट, वेट 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 वेट, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल पढ़ेंगे, सेंट्रोजोम पढ़ेंगे, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मिलती जुलती चीजें हैं, मिलती जुलती मतलब एक ऑर्गेनेल के अंदर दोनों आ जाते हैं। इसके साथ साथ सीलिया और फ्लैजेला भी पढ़ेंगे हम लोग, सीलिया एंड फ्लैजेला। अब तो कुछ बचता ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियस पर। अच्छा, इनके भी टाइप है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के हमें तीन टाइप मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के तीन टाइप मिलेंगे हम लोगों को। कौन कौन से टाइप है, क्लोरोप्लास्ट के तीन टाइप, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड के ये तीन टाइप हैं। तो जनरली मैंने प्लास्टिड लिखवा दिया है, तो मतलब क्लोरोप्लास्ट लिखवा दिया, आप इसको प्लास्टिड कर देना, प्लास्टिड कर देना, प्लास्टिड, क्योंकि हम तो तीनों ही टाइप पढ़ेंगे ना, तीनों पढ़ेंगे तो फिर प्लास्टिड कर दीजिए, और इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर देना। क्लोरो हो गया मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट,
ठीक है। प्लास्टिड में हमने 3 टाइप पढ़े, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी 2 टाइप होते हैं, एक तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक SER। ये चीजें बस लिख लीजिए, एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा इसका। ठीक है, बाकी अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हमें न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड मिलेगा जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कोई ऑर्गेनल तो है नहीं, तो इसको हटा दो, हटा दो, हटा दो। न्यूक्लियोलस लिख लो, इसके अंदर न्यूक्लियोलस आपको मिल जाएगा। और क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिन लिखना, क्रोमैटिन से आगे जाके मतलब जेनेटिक मटेरियल आप बोल सकते हो, क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, DNA जीन वगैरह सब कुछ यहीं पर आ जाएगा। क्रोमैटिन से ही सारी चीजें मिलेंगी हम लोग को। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक ओवरव्यू है पूरे सेल के स्ट्रक्चर का, जिसमें हमने समझा कि जो आउटर एनवलप है उसमें 2 चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। प्रोटोप्लाज्म में भी 2 चीजें हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में मेनली हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स में प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, लैपेक्यूल्स है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम है, सीलिया एंड फ्लैजिला है। ये सब साइटोस्केलेटन में इंक्लूड होते हैं, मतलब साइटोस्केलेटन में आते हैं ये। इसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस की अगर मैं बात करती हूँ तो न्यूक्लियस में हमें एक और ऑर्गेनेल पढ़नी है जो कि है न्यूक्लियोलस, और क्रोमैटिन पढ़नी है। ठीक है, बाकी न्यूक्लियस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर का फ्लूइड भी पढ़ेंगे, वो सब कुछ हमें पढ़ना है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेल न्यूक्लियोलस पाई जाती है और क्रोमैटिन पाई जाती है, वो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। ओके, एक टर्म यूज होता है दैट इज साइटोसोल। साइटोसोल मतलब मेम्ब्रेन को हटा दो। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए और बताइए कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो। ठीक है, ये सारे टर्म्स क्लियर हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल टर्म्स हैं। जैसे कि अगर मैं साइटोसोल मैंने बता ही दिया, साइटोसोल अगर टर्म मिल जाए, जनरली आप साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो साइटोप्लाज्म इज नॉट साइटोसोल, या साइटोसोल साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोसोल में सिर्फ सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड आ जाता है, सेमी फ्लूइड, और सेमी फ्लूइड के साथ साथ ऑर्गेनेल आ जाएंगे। ठीक है, सेमी फ्लूइड आएगा इसमें, और इसके साथ साथ अगर हम ऑर्गेनल्स को जोड़ देंगे, ऑर्गेनल्स को ऐड कर देंगे, तो साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब सेमी फ्लूइड आएगा, सेमी फ्लूइड, बस न्यूक्लियस को हटा दो। मतलब सिंपल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें साइटोप्लाज्म पता करना है तो हमें फ्लूइड तो देखना ही होगा। फ्लूइड की तो हम बात करेंगे ही, जिस भी तरीके का फ्लूइड है सेमी फ्लूइड होता है। फ्लूइड के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स को ऐड कर देना, बस न्यूक्लियस हटा देना होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट न्यूक्लियस को ऑर्गेनेल मानते भी नहीं है। ठीक है, जो फ्लूइड फ्लूइड होता है, सिर्फ सिर्फ फ्लूइड जो होगा उसको साइटोसोल बोलते हैं। सोल मतलब, सोल क्या होता है, एक तरीके का कोलॉइड होता है। ठीक है, तो ये भी कोलॉइड ही है, सैमिड फ्लूइड जो होगा, इसके साथ आपने ऑर्गेनेल बना दिए तो फिर ये साइटोप्लाज्म बन जाता है। बस इतनी सी चीज है। नोट कीजिए इतनी चीज है।
चलिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इतना तो आप लोगों ने कर ही लिया। अब ये जो टर्म है ना प्रोटोप्लाज्म, एक नोट पॉइंट में लिख लेना, एक नोट पॉइंट में लिखना कि ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है was given by परकिंजे। परकिंजे ने दिया था, परकिंजे नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय परकिंजे। क्लियर इतनी चीज? तो इसके लिए हम छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं इतनी चीज समझने के लिए। एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम, बाकी हम लोग एनिमल सेल, प्लांट सेल का बिल्कुल सारी ऑर्गेनेल्स वाला, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको इंक्लूड करके एक डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। किस तरह से? ये है एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म मैंने यूज किया नहीं है, इसीलिए मैं सेल मेम्ब्रेन कर लेती हूँ, जिससे कि आप लोगों को उस चार्ट से डाटा मिले। बाकी क्या क्या टर्म्स किसके लिए और यूज किए जाते हैं वो बात की बात है ना। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ सेंटर में इस तरह से, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं ये ब्रैकेट में लिख लेना। यहाँ पर नीचे साइटोसोल होता है, फ्लूइड, लिक्विड वाला पार्ट, और ऑर्गेनेल्स होती हैं। वैसे होती तो इंक्लूजन बॉडी भी है, मैंने बताया ही, लेकिन अभी हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं ऑर्गेनेल्स में ही। थोड़ा सिंपल फॉर्म में समझेंगे चीजों को, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। नहीं तो अगर आप हायर स्किल पे जाओगे तो चीजें ये भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये यही रहेंगी जो हमने समझा, चीजें चेंज हो जाती है जब हम स्टडीज हायर करते हैं, तब तब हमें और बारीकियां समझ आती हैं। ओके, तो ये दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। प्रोटोप्लाज्म ये बना लेना, इतना नोट कर लेना। क्लियर? बाकी हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम पर। जय हिंद, बाय।